fork. When she's out, we'll wrap it right around her. स्टीव के गायब होने के बाद डैनियल और हेलन सुरक्षा के डर से हेलन के पूर्व प्रेमी के अपार्टमेंट में छिप जाते हैं। वहीं हेलन को पता चलता है कि स्टीव एक ऑनलाइन शतरंज प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान मिशन में दुर्घटनाग्रस्त पायलटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जानकारी साझा कर रहा था। डैनियल पेंटागन में काम करने वाले दोस्त सैम से मदद मांगता है, लेकिन सैम मामले की गंभीरता देख पीछे हट जाता है। इसी बीच हेनरी सामने आकर खुलासा करता है कि स्टीव ने राज छिपाने के बदले रैडफोर्ड ग्रुप में नौकरी ली और जेम्स ने कर्ज माफी के बदले चुप्पी साधी। हेनरी हेलन को भी सौदा देता है, जांच छोड़ने पर द टाइम्स में नौकरी, वरना डैनियल की जांच जारी रहने पर बहन शार्लोट को क्लिनिक से निकाल दिया जाएगा। शार्लोट की सुरक्षा के लिए हेलन सौदा मान लेती है और डैनियल को भी मामला छोड़ने के लिए मना लेती है। डैनियल अनमने मन से सहमत हो जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद सैम अचानक डैनियल से संपर्क करता है। उसके पास ईरान मिशन से जुड़ी नई और अहम जानकारी है, जिससे डैनियल और हेलन दोबारा जांच में जुट जाते हैं। वर्तमान कहानी में एल्गोरिथम कैमिल को जूलियट को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन नर्स एमी जूलियट को इन्फर्मरी से भगा देती है। शर्ली उसे खोजकर डिगर वॉइड तक ले जाने में मदद करती है। रास्ते में जूलियट की यादें लौटने लगती हैं और वह जॉर्ज वाले पुराने टेंट तक पहुंचती है, जहां उसे हैरानी से बर्नार्ड मिलता है। एपिसोड 5 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जो उस दौर में ले जाता है जब साइलो में विद्रोह भड़क उठा था। उस वक्त शर्ली, नॉक, हैंक, टेडी और पॉल मिलकर जूलियट की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एयरलॉक के अंदर वह आग की चपेट में आने वाली थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना था कि बाहर की जहरीली हवा किसी भी हाल में साइलो के भीतर न घुस पाए। जल्दी जल्दी इंतजाम करते हुए वे स्ट्रेचर तैयार करते हैं और एक अस्थायी पुलिस सिस्टम बनाकर जूलियट को सावधानी से नीचे मेडिकल सेक्शन तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में लौट आती है। जूलियट बर्नार्ड से पूछती है कि आखिर उसने पूरे साइलो को कैसे यकीन दिला दिया कि वह मर चुका है। तभी अचानक रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है और बताता है कि इस झूठ को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें उस पर विश्वास दिलाने में सबसे बड़ा हाथ उसी का था। फिर कहानी एक और फ्लैशबैक में चली जाती है, जो उसी विद्रोह के दौरान का है। इस बार हम देखते हैं कि एल्गोरिथम रॉबर्ट को आदेश देता है कि वह एंथनी को साथ लेकर वॉल्ट से बाहर निकल जाए, जबकि कैमिल को वहीं रुकने के लिए कहा जाता है। रॉबर्ट एंथनी को लेकर सीधे उनके अपार्टमेंट पहुंचता है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि वह हाथ में बंदूक लेकर वहीं इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जब कैमिल वहां सुरक्षित पहुंचती है तो रॉबर्ट राहत की सांस लेता है। कैमिल उससे पूछती है कि उसे एल्गोरिथम के बारे में आखिर कितना पता था। रॉबर्ट कहता है कि उसे सिर्फ इतना मालूम था कि बर्नार्ड को सारे आदेश वॉल्ट से मिलते थे, लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई उससे भी छिपी हुई थी। कैमिल आगे बताती है कि अब उसे आईटी विभाग का नया प्रमुख बना दिया गया है। जब रॉबर्ट उससे पूछता है कि एल्गोरिथम ने उसे कौन सा काम सौंपा है, तो वह साफ कह देती है कि वह उस आदेश का खुलासा नहीं कर सकती। बस इतना बताती है कि जूलियट और बर्नार्ड में से जो भी अपने अनुभवों के बारे में बोलने की स्थिति में आएगा और साइलो के रहस्यों को खतरे में डाल सकता है, जज रॉबर्ट को उसी की जान लेनी होगी। यह सुनने के बाद रॉबर्ट सीधे डॉक्टर के पास जाता है ताकि पता चल सके कि दोनों में किसके बचने की उम्मीद ज्यादा है। डॉक्टर बताता है कि जूलियट अभी भी बेहोश है, जबकि बर्नार्ड ने हल्की हल्की आवाजें निकालनी शुरू कर दी हैं, हालांकि वह अभी बोल नहीं पा रहा। डॉक्टर फिर एक और अहम बात समझाता है, अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके शव को पहले प्लास्टिक में पूरी तरह लपेटा जाएगा, फिर बॉडी बैग में रखकर पोर्टर उसे लेवल 90 तक ले जाएंगे। वहां से पुलिस सिस्टम के जरिए लेवल 92 तक नीचे उतारा जाएगा और उसके बाद दोबारा पोर्टर उसे लेवल 144 तक पहुंचाएंगे, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर मरीज के शरीर में बाहर का जहरीला जहर पहुंच गया हो तो वह साइलो में किसी और तक न फैल सके। रॉबर्ट डॉक्टर से कहता है कि इतनी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने से बेहतर होगा कि दोनों ही जिंदा बच जाएं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहां से निकलता है, रॉबर्ट का रवैया अचानक बदल जाता है। वह बर्नार्ड के पास पहुंचता है और उसे प्लास्टिक की चादरों में लपेटना शुरू कर देता है, मानो उसने अपने अगले कदम का फैसला कर लिया हो। बर्नार्ड दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वह रॉबर्ट को एक बेहद अहम राज बता देता है। वह कहता है कि सेफ गार्ड प्रोटोकॉल नाम की एक योजना मौजूद है। इसके बारे में लुकास भी जानता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जूलियट के पास उसे रोकने का तरीका भी है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि रॉबर्ट सचमुच प्लास्टिक की चादरों से बर्नार्ड का दम घोंटकर उसे मार देगा, लेकिन आखिरी क्षण में उसका इरादा बदल जाता है। वह चादरों में इतनी जगह छोड़ देता है कि बर्नार्ड आसानी से सांस ले सके, ताकि बॉडी बैग में ले जाए जाने के दौरान उसकी जान बची रहे। इसके बाद रॉबर्ट सबसे पहले पाइक के घर पहुंचता है। वह उससे कहता है कि पूरे साइलो
के लोगों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे आईटी और जुडिशियल पर दबाव डालें और जूलियट को नया मेयर चुना जाए। रॉबर्ट जानता है कि जूलियट को जिंदा रखने का यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। पाइक भी बिना समय गंवाए इस काम में लग जाता है और लोगों को अपने पक्ष में करने में सफल रहता है। इसके बाद रॉबर्ट मार्था के घर पहुंचता है। वहां वह मार्था और कार्ला से मदद मांगता है ताकि वे मिलकर बर्नार्ड को गुप्त रूप से डिगर वॉइड तक पहुंचा सकें। अब रॉबर्ट की पूरी कोशिश यही होती है कि कैमिल और एल्गोरिदम को जरा भी शक न हो कि बर्नार्ड अभी भी जिंदा है। रॉबर्ट की योजना बेहद जोखिम भरी थी। उसका मानना था कि अगर कैमिल और एल्गोरिदम यह मान लें कि बर्नार्ड मर चुका है और जूलियट को सिर्फ याददाश्त मिटाने वाली दवाओं से काबू में रखा जा सकता है तो दोनों की जान एक साथ बचाई जा सकती है। मार्था जूलियट से बेहद प्यार करती थी, इसलिए भले ही वह और कार्ला रॉबर्ट से नफरत करती थीं, फिर भी जूलियट की खातिर वे उसकी मदद करने को तैयार हो जाती हैं। इसके बाद मार्था छिपकर बर्नार्ड का इलाज शुरू करती है। उसकी देखभाल के दौरान बर्नार्ड कई ऐसे राज्य खोलता है जिनके बारे में मार्था ने पहले कभी नहीं सुना था। उसे पता चलता है कि उनके अलावा कुल 50 और साइलो भी मौजूद हैं। यह सुनकर मार्था हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि अगर इतने सारे साइलो हैं तो वे एक दूसरे से संपर्क क्यों नहीं कर सकते। बर्नार्ड समझाता है कि वे गलत रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कोशिश कर रहे हैं। अगर उसे एक रेडियो मिल जाए तो वह सही फ्रीक्वेंसी सेट करके दूसरे साइलो से संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। इसी बीच रॉबर्ट वहां पहुंचकर एक चौंकाने वाली खबर देता है। वह बताता है कि जूलियट को नया मेयर चुन लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही उसे याददाश्त मिटाने वाली दवाएं भी दी जाएंगी ताकि वह साइलो 70 से जुड़ी हर बात हमेशा के लिए भूल जाए। यह सुनकर मार्था परेशान हो जाती है। वह चाहती है कि किसी तरह जूलियट को कैमिल के कब्जे से बाहर निकाला जाए, लेकिन रॉबर्ट साफ कह देता है कि फिलहाल ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है। तब मार्था एक आखिरी उम्मीद के साथ पूछती है कि अगर जूलियट की याददाश्त मिट भी गई तो क्या उसे दोबारा वापस लाने का कोई तरीका है। मार्था के सवाल का जवाब देते हुए बर्नार्ड ऑन्डर में लिखे एक बेहद अहम नियम का जिक्र करता है। उसमें साफ लिखा है कि जिस इंसान को याददाश्त मिटाने वाली दवाएं दी जाएं, उसे उन पुरानी चीजों से दूर रखा जाए जो उसके बीते हुए जीवन की यादें वापस ला सकती हैं। यही वजह है कि पैक्ट में प्रलय से पहले की दुनिया की बची हुई चीजों यानी रिलिक्स को अपने पास रखना गैर कानूनी माना गया है। हालांकि पैक्ट में इसकी असली वजह कभी नहीं बताई गई, लेकिन अब रॉबर्ट को आखिर समझ आ जाता है कि उसे इतने सालों से रिलिक्स रखने वाले लोगों के पीछे क्यों लगाया गया था। असल मकसद कानून लागू करना नहीं, बल्कि लोगों की पुरानी यादों को दोबारा जागने से रोकना था। यह सच्चाई समझते ही रॉबर्ट तुरंत हरकत में आ जाता है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, किसी तरह जूलियट की सारी यादें हमेशा के लिए मिटने से बचाई जाएं। इसी सिलसिले में वह रेजिना से मिलने पहुंचता है। अगर आपको याद न हो तो रेजिना वही महिला है जो कभी जॉर्ज की प्रेमिका थी। यह भी माना जाता है कि जॉर्ज ने उससे रिश्ता सिर्फ उस हार्ड ड्राइव तक पहुंचने के लिए बनाया था जो पहले सीजन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी। रेजिना पुराने जमाने की चीजों यानी रिलिक्स की खरीद फरोख्त करती है और इस सीजन में वही जूलियट का सामान बेचती हुई भी दिखाई देती है। रॉबर्ट को उम्मीद होती है कि शायद इन्हीं पुरानी चीजों की मदद से जूलियट की खोई हुई यादों को दोबारा जगाया जा सके। फ्लैशबैक में आगे दिखाया जाता है कि रॉबर्ट रेजिना को एक बेहद गुप्त जिम्मेदारी सौंपता है। वह उससे कहता है कि किसी तरह एमी तक कुछ नकली गोलियां पहुंचा दी जाएं। एमी का काम असली विटामिन वाली गोलियों को चुपचाप इन नकली गोलियों से बदल देना है। इस योजना का मकसद बहुत चालाकी भरा था। बाहर से देखने पर एल्गोरिदम और कैमिल को यही लगे कि जूलियट रोज वही दवाएं खा रही है जो उसकी याददाश्त मिटा देंगी, लेकिन हकीकत में दवाएं बदलने के बाद उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगेंगी। हालांकि शुरुआत में जूलियट को सब कुछ भूलने दिया जाएगा ताकि एल्गोरिदम को पूरा भरोसा हो जाए कि उसकी योजना सफल हो रही है। जब उनका शक पूरी तरह खत्म हो जाएगा तभी असली दवाओं की जगह नकली गोलियां देना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा रॉबर्ट रेजिना को एक और काम देता है। वह चाहता है कि जूलियट की वापसी के बाद जो भी निजी सामान उससे छीन लिया गया था उसे किसी भी तरह वापस हासिल किया जाए, लेकिन वे पुरानी चीजें बहुत कीमती थीं, इसलिए उन्हें वापस लेने के लिए बदले में कुछ उतना ही मूल्यवान देना जरूरी था। रेजिना सुझाव देती है कि जूलियट के नाम वाला शेरिफ बैज इस सौदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉबर्ट अपने कुछ पुराने संबंधों का फायदा उठाकर यह इंतजाम भी कर देता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट बर्नार्ड से रेजिना वाले इस पूरे मिशन पर बात कर रहा होता है। तभी मार्था वहां आ जाती है। वह अभी अभी अलग अलग साइलो के लिए इस्तेमाल होने वाली अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में जान चुकी होती है और उसी से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर उनके पास पहुंचती है। मार्था ने अलग अलग साइलो में इस्तेमाल होने वाली सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगा लिया था। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसा रेडियो भी तैयार कर लिया था जिसकी मदद से दूसरे साइलो में होने वाली बातचीत सुनी जा सकती थी। लेकिन बर्नार्ड उन्हें सावधान करता है। वह कहता है कि इस रेडियो का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि साइलो 1
हेलन हर सक्रिय फ्रीक्वेंसी पर नजर रखता है। अगर उन्हें इस गुप्त संपर्क का जरा भी पता चल गया तो वे दूर बैठे बैठे ही सेफगार्ड प्रोटोकॉल चालू कर सकते हैं, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। मार्था और रॉबर्ट उसकी बात समझ जाते हैं। इसके बाद मार्था वहां से चली जाती है, लेकिन रॉबर्ट बर्नार्ड के पास ही रुकता है। वैसे भी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उसने बर्नार्ड की लाश को संभाला था, इसलिए नियमों के मुताबिक वह अभी क्वारंटीन में माना जा रहा था। अकेले में बर्नार्ड रॉबर्ट की अब तक की मेहनत की खुलकर तारीफ करता है। वह कहता है कि रॉबर्ट ने जो कुछ किया है उसकी वजह से साइलो के लोगों को पहली बार एल्गोरिदम के खिलाफ लड़ने का एक असली मौका मिला है। बर्नार्ड आगे कहता है कि रॉबर्ट में आईटी शैडो बनने की पूरी काबिलियत थी, लेकिन अब उसे खुशी है कि उसने कभी उसे यह पद नहीं दिया। उसके मुताबिक अगर रॉबर्ट उस जिम्मेदारी में चला जाता तो शायद वह भी अपनी इंसानियत खो बैठता, ठीक वैसे ही जैसे आईटी प्रमुख को कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बेहद निर्दयी होते हैं। वह यह भी इशारा करता है कि आईटी हेड रहते हुए उसे खुद कितने कठोर और दर्दनाक फैसले लेने पड़े, और अब कैमिल की स्थिति उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि विद्रोह के बाद पूरे साइलो पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ चुकी है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। रॉबर्ट बताता है कि क्वारंटीन खत्म होने के बाद वह दोबारा अप टॉप लौट आया था। उस समय उसने देखा कि जूलियट अपनी ज्यादातर यादें खो चुकी हैं, इसलिए उसने जानबूझकर याददाश्त मिटाने वाली दवाओं का नाटक कुछ समय और चलने दिया, ताकि एल्गोरिदम और कैमिल को पूरा भरोसा हो जाए कि उनकी योजना सफल हो रही है। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने यह खेल जरूरत से ज्यादा लंबा खींच दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जूलियट अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा यादें खो बैठी। यहीं एक बात भी साफ हो जाती है। पिछले एपिसोड में पंप रूम 76 में रॉबर्ट रेडियो के जरिए जूलियट की बात बर्नार्ड से करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट में जूलियट वहां से भाग गई और आखिरकार डिगर वॉइड तक पहुंच गई। खैर, जो होना था वह हो चुका। अब सारे राज खुल चुके हैं और सभी एक ही सच्चाई जानते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होने वाला है। रॉबर्ट जूलियट से कहता है कि एयरलॉक में बर्नार्ड के साथ जो दृश्य उसे बार बार सपने की तरह दिखाई देता है वह कोई सपना नहीं बल्कि उसकी दबी हुई याद है। धीरे धीरे जूलियट को याद आता है कि उस समय बर्नार्ड बाहर जाकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन जैसे ही जूलियट ने कहा कि उसे सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने का तरीका पता है, बर्नार्ड ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि वह तरीका क्या था, ये बात अभी तक जूलियट को पूरी तरह याद नहीं आई है। रॉबर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पास ऐसा तरीका है जिससे जूलियट की खोई हुई यादें वापस लाई जा सकती हैं। उधर मार्था, शर्ली और नॉक्स के साथ बैठकर अब तक हुई सारी घटनाओं का संक्षेप में जिक्र करती है और उन्हें बताती है कि जूलियट और बर्नार्ड की वापसी के बाद आखिर क्या क्या सामने आया। इसी दौरान कैनेडी और लुकास भी डिगर वॉइड की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात रॉबर्ट और जूलियट से हो जाती है, लेकिन उन्हें सीधे डिगर वॉइड ले जाने के बजाय मार्था के घर पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां रेजिना पहले से मौजूद होती है। वह अपने साथ एक बड़ा डिब्बा लेकर आई होती है जिसमें जूलियट का वह सारा निजी सामान रखा होता है जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दोबारा इकट्ठा किया था। अब यही सामान जूलियट की खोई हुई यादों को वापस लाने की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला था। जूलियट एक एक करके उन पुरानी चीजों को छूना शुरू करती है। जैसे ही वह उन्हें हाथ लगाती है, उसकी बिखरी हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। उसे अपने अतीत की कई झलकियां याद आने लगती हैं, लेकिन एक सबसे जरूरी बात अब भी उसकी यादों से गायब थी। उसे सोलो के साथ हुई वह बातचीत बिल्कुल याद नहीं आ रही थी, जिसमें दोनों ने सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने का तरीका खोजा था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद सभी को एहसास होता है कि अभी भी एक अहम चीज गायब है, वह घड़ी जो कभी जॉर्ज ने जूलियट को दी थी। जब जूलियट क्लीनिंग के लिए बाहर गई थी तब वह घड़ी उससे छीन ली गई थी। बाद में वह पीट के पास पहुंची और अपनी जान देने से पहले पीट ने वह घड़ी हैंक को सौंप दी थी। अच्छी बात यह थी कि हैंक ने इतने समय तक उसे संभाल कर रखा था। अब वह वही घड़ी जूलियट को वापस दे देता है। घड़ी देने से पहले हैंक पीट के आखिरी शब्द भी जूलियट को सुनाता है। वे शब्द जूलियट की हिम्मत और उसके लिए सम्मान से भरे होते हैं। उन्हें सुनकर जूलियट भावुक हो जाती है, लेकिन इतनी उम्मीदों के बावजूद उस घड़ी से भी वह खास याद वापस नहीं आती जिसकी सभी को तलाश थी। आखिरकार रॉबर्ट फैसला करता है कि अब उन्हें वापस अप टॉप लौट जाना चाहिए, ताकि कैमिल को उन पर जरा भी शक न हो कि वे विद्रोहियों के साथ मिलकर कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। उधर मार्था हार नहीं मानती। वह वादा करती है कि वह ऐसी दूसरी पुरानी चीजें भी खोजती रहेगी जो जूलियट की खोई हुई यादों को वापस लाने में मदद कर सकें। इसी बीच नॉक्स और शर्ली डिगर वॉइड की ओर निकल पड़ते हैं। उनका मकसद बर्नार्ड को वहां से निकालकर किसी ऐसी सुरक्षित जगह पहुंचाना था जहां जरूरत पड़ने पर उसके पास आसानी से पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ कार्ला अपने कमरे में लौटती है तो वहां पॉल उसका इंतजार करते हुए सोता हुआ मिलता है। वह इसलिए रुका था क्योंकि वह ओरला के अचानक गायब होने के बारे में कार्ला से बात करना चाहता था। जब पॉल उसे बताता है कि ओरला अब इस दुनिया में नहीं रही तो कार्ला यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। कुछ देर बाद वह भारी मन से कहती है कि शायद ओरला की मौत की वजह कहीं न कहीं वही खुद है। इसके बाद कार्ला पॉल को क्रिटिकल
मेडिकल सप्लाई सेक्शन दिखाती है और समझाती है कि वहाँ से जरूरी सामान कैसे जारी किया जाता है। वह एक बेहद चौंकाने वाला सच भी बताती है। वहाँ रखा कुछ सामान साइलो बनने के समय से ही इस्तेमाल हो रहा है और अब उसका भंडार तेजी से खत्म होता जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो बल्ब जिनके प्रकाश से खेती होती है वो आने वाले 2 सालों में खत्म हो जाएगी। ये सुनकर पॉल घबरा जाता है। तभी कार्ला एक और बड़ा खुलासा करती है कि ग्लेंडा ने बहुत बड़े स्तर पर चोरी की थी। इसी मामले की जांच करने के लिए ओरला को उसका शैडो बनाया गया था, यानी ओरला को कार्ला की नौकरी हथियाने के लिए नहीं बल्कि चोरी की तह तक पहुंचने के लिए नियुक्त किया गया था। इसी वजह से कार्ला को अब यकीन हो चुका है कि जांच के दौरान ओरला को ऐसा कोई खतरनाक राज पता चल गया था जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कार्ला की बातों से अब यह साफ हो जाता है कि सबसे जरूरी काम हार्वुड परिवार द्वारा चुराए गए खास बल्बों को ढूंढना है। ये कोई साधारण बल्ब नहीं बल्कि फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्रो लाइट्स हैं। अगर अगले 2 साल में ये बल्ब खत्म हो गए तो साइलो में खाना उगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और जब खाने की कमी होगी तो पूरे साइलो में भयानक गृह युद्ध छिड़ सकता है। उधर जूलियट और रॉबर्ट कैमिल से मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में जूलियट एक योजना सुझाती है। वह कहती है कि रॉबर्ट उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर ले ताकि कैमिल को उस पर जरा भी शक न हो, लेकिन रॉबर्ट इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि कैमिल तो पहले ही जूलियट को मरवाना चाहती है, ऐसे में हथकड़ी लगाकर ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बातचीत के दौरान रॉबर्ट अचानक रुकता है और जूलियट को एक छोटी सी चीज वापस देता है, वही पीईज डिस्पेंसर जो कभी जॉर्ज ने उसे दिया था। जैसे ही जूलियट उसे अपने हाथ में लेती है उसकी सबसे अहम याद अचानक लौट आती है। उसे सोलो के साथ हुई वह बातचीत याद आ जाती है जिसमें दोनों ने सेफगार्ड प्रोटोकॉल को रोकने का तरीका खोजा था। उसे याद आता है कि पूरे सिस्टम में जहर पहुंचाने वाली एक पाइपलाइन है और वह लेवल 14 पर मौजूद है, ठीक वहीं जहां जुडिशियल विभाग का मुख्यालय है। यह याद आते ही जूलियट तुरंत फैसला करती है कि उसे वापस डाउन डीप जाना होगा ताकि वह बाकी लोगों को इस राज के बारे में बता सके। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी योजना के मुताबिक ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और आखिरकार उसकी मुलाकात कैमिल से हो जाती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन माहौल से साफ महसूस होता है कि कैमिल को रॉबर्ट पर कुछ न कुछ शक जरूर हो चुका है। दोनों के बीच आखिर क्या बातचीत हुई ये हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 5वें एपिसोड के अंत में कहानी अचानक वर्तमान समय छोड़कर उस दौर में पहुंच जाती है जब दुनिया तबाह नहीं हुई थी। अब हम डैनियल और हेलेन को उनकी किराए की मिनी वैन में सैम की कॉल पर चर्चा करते हुए देखते हैं। डैनियल बताता है कि पर स्टेंसन सिर्फ हीडी स्टेंसन क्लिनिक का प्रमुख चेहरा नहीं था, बल्कि वह एआई पर नियंत्रण की नीति का सबसे बड़ा समर्थक भी था। सैम के मुताबिक ईरान पर हुए बमबारी मिशन वाली रात पर स्टेंसन यूएसएस निमिट्ज विमान वाहक पोत पर मौजूद था और उसके साथ हेनरी भी था। सैम यह भी बताता है कि उसके पास अंदर का एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे मामले की सच्चाई डैनियल और हेलेन को बताना चाहता है, लेकिन यह बातचीत पूरी तरह गोपनीय रहेगी। इसके बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस रात यह मिशन हुआ था उस समय बाकी सभी विमान वाहक पोतों ने 20 से 30 उड़ानें भरी थीं, जबकि निमिट्ज ने केवल एक ही मिशन लॉन्च किया था। इतना ही नहीं, उस मिशन में इस्तेमाल किए गए चारों विमान आधुनिक डिजिटल सिस्टम की जगह पुराने एनालॉग सिस्टम से लैस थे। डैनियल और हेलेन अभी इस अजीब जानकारी का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी उनकी मिनी वैन अचानक अपने आप तेजी से मुड़ जाती है। हेलेन घबरा जाती है, लेकिन डैनियल साफ कहता है कि उसने स्टीयरिंग को छुआ तक नहीं, यानी गाड़ी कोई और चला रहा था। ये कैसे संभव हुआ इसका जवाब शो अब भी नहीं देता, लेकिन इतना साफ इशारा जरूर मिलता है कि किसी ने उस गाड़ी का नियंत्रण दूर बैठकर अपने हाथ में ले लिया था, जिससे एआई की असली ताकत का एक और डरावना संकेत सामने आता है।